आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जिससे काफी महिलाएं इसकी शिकार हो रही हैं। इसलिए इसके प्रति जागरूकता जरूरी है, क्योंकि अगर समय रहते ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। हमारे देश में कई नई तरह की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इनके लक्षण क्या हैं, साथ ही इसका क्या इलाज है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सज्जन राज पुरोहित, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, BLK मैक्स कैंसर सेंटर एंड BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आप ब्रेस्ट कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में टारगेटेड थेरेपी के बारे में बता सकते हैं, और ये कीमोथेरेपी जैसे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से कैसे अलग है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। टारगेटेड थेरेपीज जो होती हैं, जैसा कि नाम में ही हम समझ सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टारगेट के अगेंस्ट काम करती है। तो जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स या कुछ जीन्स को हम टारगेट करते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर जीन्स में अबनॉर्मलिटी की वजह से ही प्रोटीन्स के अंदर अबनॉर्मलिटीज आती हैं। ऐसी प्रोटीन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इन प्रोटीन्स के अप रेगुलेशन की वजह से वो कैंसर काफी तेजी से बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर में ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मैं बोलूं तो हार्मोन्स के बदलाव, जिसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर अगर किसी ट्यूमर के अंदर हाई हो, तो ऐसे ट्यूमर्स को अगर हम हार्मोनल थेरेपी के थ्रू टैबलेट्स के फॉर्म में हम उन हार्मोन्स को काम ना करने दें तो उसको हम टारगेट थेरेपी बोलेंगे। इसी तरह से एक HER2 न्यू करके रिसेप्टर होता है। अगर ये रिसेप्टर हाई हो जाए और उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज दें और वो स्पेसिफिकली इसी ट्यूमर के अगेंस्ट HER2 एम्पलीफाइड ट्यूमर के अगेंस्ट काम करे, तो ऐसी एंटीबॉडीज को भी हम टारगेटेड थेरेपी बोलेंगे। टारगेटेड थेरेपीज के अंदर दो तरह की थेरेपीज आती हैं, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और दूसरी जो स्मॉल मॉलिक्यूलर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर या आम भाषा में बोले छोटी पिल फॉर्म में दवाइयां होती हैं। ये दोनों थेरेपीज ओनली स्पेसिफिक टारगेट्स पे कैंसर के अंदर काम करती हैं। इसी वजह से ये गुड सेल्स या बाकी बॉडी के सेल्स को इफेक्ट नहीं करती है। ऐसी थेरेपीज का जितना प्रचलन है पिछले 5 से 7 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है, और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी इन थेरेपीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में टारगेटेड थेरेपी देने के लिए क्या जेनेटिक फैक्टर्स होने चाहिए, या ऐसे कोई की मॉलिक्यूलर मार्कर्स जिससे ये पता चल सके कि अब थेरेपी देने की जरूरत है? ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के अंदर ऐसे मार्कर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्मोनल मार्कर्स जैसे कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 न्यू। ये इस तरह के मार्कर्स की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टारगेटेड थेरेपी उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा कुछ और कैंसर के सबटाइप्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिसके अंदर कन्वेंशनल मार्कर्स नहीं समझ में आते हैं। इनके अंदर जेनेटिक प्रोफाइलिंग के द्वारा, जिसको कि हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, हम कुछ एडिशनल मार्कर्स जैसे कि BRCA1, BRCA2, RAD52, RAD51, CHEK2, CHEK1 और बहुत सारे अन्य मार्कर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ मार्कर्स के अगेंस्ट हमारे पास टारगेटेड थेरेपी उपलब्ध हो चुकी है। डॉक्टर, ये कैसे पता लगाया जाएगा कि मरीज टारगेटेड थेरेपी के लिए सूटेबल कैंडिडेट है, और ऐसे डिसीजन में क्या फैक्टर्स होते हैं, ये बताएं। हम लोग टारगेटेड थेरेपी के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स को या तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये 2 टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये दोनों ही टेस्ट हम काफी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं। अगर लोकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत है तो उसके अंदर टारगेटेड थेरेपी का रोल कम है, लेकिन एडवांस्ड कैंसर के अंदर इन दोनों टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर, हाल ही के कुछ सालों में टारगेटेड थेरेपी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, और साथ ही मरीजों के रिजल्ट्स में कैसा सुधार आया है, ये बताएं। टारगेटेड थेरेपी हम बोल सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा हम अधिकांश कैंसर्स के अंदर बहुत ही सेलेक्टिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करके दे पा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन्फेक्शंस में हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कर वही एंटीबायोटिक देते हैं जो कि उस बैक्टीरिया में काम करेगी। अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे तो हो सकता है कि वो उस जगह में काम ना करे। तो हम ऐसे टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो बहुत जरूरी है हमारे लिए उन चीजों का देखना, जिससे कि हम ये पता कर पाए कि किस स्पेसिफिक कैंसर में कौन सा टारगेट काम में लिया जाएगा। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर टारगेटेड थेरेपी पिछले 5 सालों के अंदर बहुत बड़े रूप में उभरी है, और इसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट कैंसर के परिणाम भी
बहुत अच्छे हुए हैं। डॉक्टर, ये हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अर्ली स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकते हैं जिससे ये जल्दी डायग्नोस हो जाए? ब्रेस्ट कैंसर आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हमने इंफॉर्मेशन दिया और अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को पता है। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट 45 ईयर्स के बाद हर महिला कम से कम 2 साल के अंदर अपना एक मैमोग्राम, जो कि एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, वो करवाए। इनको हम डिजिटल मैमोग्राम्स के रूप में जानते हैं। कुछ लेडी जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको हम चाहते हैं कि वो अपनी सॉरी जिनकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जिस भी एज में हुआ, अगर वो 45 की एज से ऊपर हुआ तो अपने लास्ट फैमिली मेंबर जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर उसमें कम से कम 10 साल पहले वो अपनी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करें। डिजिटल मैमोग्राम्स के अलावा और एडिशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के अंदर अल्ट्रासाउंड मैमोग्राम और आज की डेट में नई टेक्नोलॉजीज में सोनो मैमोग्राम्स और थर्मल मैमोग्राम्स का काफी रैपिडली राइज हुआ है। इसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एआई का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के अंदर। आने वाले कुछ सालों में मुझे पूरा विश्वास है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे और हम नॉन इन्वेजिव या नॉन रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स जैसे कि थर्मल मैमोग्राम्स और सोनो मैमोग्राम्स का यूज करेंगे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी टेस्ट के लिए सही उम्र क्या है और इस शेड्यूल का पालन क्यों किया जाता है? और साथ ही क्या 3D मेमोग्राफी या ब्रेस्ट एमआरआई जैसे ऑप्शनल स्क्रीनिंग मेथड्स या टेक्नोलॉजीज हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में फायदा दे सकें? अभी तक डिजिटल मैमोग्राम्स या एक्सरे मैमोग्राम्स जो होते हैं वो 45 ईयर्स की उम्र के बाद हर 1 से 2 साल के अंदर हम यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। नई टेक्नोलॉजी जैसे कि एमआरआई ब्रेस्ट फिजिबल नहीं होती स्क्रीनिंग करना, बिकॉज एमआरआई ब्रेस्ट का एमआरआई करना काफी लंबा समय लेता है और इसके लिए हमारे को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं है। एमआर मैमोग्राम्स का हम स्क्रीनिंग में सिर्फ हाई रिस्क पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या उनकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री है और वो एज में 45 से नीचे है, तो उन लोगों के लिए हम स्क्रीनिंग एमआर मैमोग्राम्स यूज करते हैं। नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोनो मैमोग्राम्स और थर्मल मैमोग्राम अभी इवॉल्व हो रहे हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर इनका भी अच्छा रोल आएगा। डॉक्टर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए सेल्फ एग्जामिनेशंस और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? क्या एक फीमेल जिसकी उम्र 45-50 के आसपास है, क्या वो खुद अपने प्रति अलर्ट रह सकती है? तो ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस एक कैंपेन है जो कि मीडिया के थ्रू हम लोग डॉक्टर्स सब लोगों को बोलते हैं कि हर वुमेन अपनी ब्रेस्ट के प्रति अवेयर रहे। हर एक लेडी को अपने ब्रेस्ट के टेक्सचर, अपने ब्रेस्ट के वॉल्यूम और उनको खुद अपने बारे में एक अवेयरनेस रहती है कि उनका ब्रेस्ट का फीलिंग किस तरह का है। इस चीज को हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस। अगर किसी लेडी को अपने ब्रेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस लगे जिसके अंदर उनको लगे कि उनका ब्रेस्ट का कोई हिस्सा फर्म हो रहा है या हार्ड हो रहा है, शुरुआत में पेनलेस होता है, या उनकी ब्रेस्ट के अंदर कुछ लंपी एरिया फील हो रहा है, वो अपने आप को महीने में कम से कम 1 दिन टाइम देकर ये आइडेंटिफाई करे कि क्या उनकी ब्रेस्ट में कोई भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अवेयरनेस। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जब कोई इंसान ब्रेस्ट सेल्फ अवेयर होगा तभी वो इंसान मेडिकल हेल्प को सीख करेगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन इन ब्रेस्ट कैंसर। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जिसमें कि जो उनका फैमिली फिजिशियन है या गायनेकोलॉजिस्ट है या ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो उस ब्रेस्ट को एग्जामिन करे, क्योंकि वो लोग एक नॉर्मल इंसान के कंपेरिजन में ज्यादा अवेयर होते हैं या उनके नॉलेज होता है। तो वो जब कोई भी लेडी उनके पास आएगी तो वो खुद क्लिनिशियन आइडेंटिफाई कर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। तो यंगर लेडीज के अंदर, 45 से नीचे लेडीज के अंदर ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन काफी अच्छे टूल्स हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। 45 ईयर्स के एज के बाद में अगर एकदम नॉर्मल है कोई लेडी, कोई सिम्टम्स नहीं है और डॉक्टर को भी कुछ फील नहीं हो रहा है, तब भी उनको ऐसे पेशेंट्स को एटलीस्ट 2 साल के अंदर डिजिटल मैमोग्राम द्वारा एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, जिसको कि हम मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग बोलते हैं।
क्या फैमिली हिस्ट्री के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं या कुछ लोगों के लिए कई बार इंपॉर्टेंट जांच की आवश्यकता हो सकती है? ब्रेस्ट कैंसर की हमने अगर देखा, अगर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स वाइज देखें, 1 in 8 women beyond the age of 60 years will have breast cancer. So breast cancer is the most common cancer in women. फैमिली हिस्ट्री से 1 in 8 की जगह पर 1 in 4 या 1 in 2 चांसेस तक हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से लेडीज का रिस्क 50% से लेकर 70% तक ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो इसके अंदर एक ही परिवार के अंदर फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेटिव, जैसे कि माँ, मासी या बुआ के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री होता है। और किसी की खुद की मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो वो भी एक हाई रिस्क कैंसर का रिस्क हो सकता है लेडीज के अंदर। तो डेफिनेटली हमें ऐसे कुछ अगर हिस्ट्री मिलते हैं कि फैमिली के अंदर 2 या 3 लोगों को फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेटिव को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो ये शो करता है कि उनके अंदर फैमिलियल टेंडेंसी टू ब्रेस्ट कैंसर है। जरूरी नहीं कि हर फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर टेंडेंसी की वजह से ये हेरिडिटरी भी हो, फैमिलियल क्लबिंग नॉन हेरिडिटरी भी हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर एडिशनल फैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए आज की डेट में टेस्ट अवेलेबल है जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी है या नहीं। डॉक्टर, जिन लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराया है उनके लिए ट्रीटमेंट के बाद आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे रिकरेंस का खतरा कम हो जाए? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद भी इन लोगों को रेगुलरली फॉलोअप में आना होता है। शुरुआत के 5 सालों के अंदर हम जो चेकअप है वो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम हर 3 महीने में करते हैं। हम एनुअली कंप्लीट चेकअप करते हैं जिसके अंदर कि हम मैमोग्राम, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या जहां पर पॉसिबल हो पेट स्कैन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका क्या स्टेज था। तो फर्स्ट 5 इयर्स का फॉलोअप काफी स्ट्रिक्ट होता है, और एक बार 5 साल पूरे होने के बाद में हम फिर से जो रूटीन फॉलोअप स्क्रीनिंग होता है 1 to 2 ईयरली फॉलोअप मैमोग्राम के साथ करना शुरू कर देते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का खासकर लो HER2 ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में काफी महत्व है। क्या आप डिटेल में बता सकते हैं कि लो HER2 का क्या मतलब है और ट्रीटमेंट डिसीजन लेने में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी एक नया हमारे पास कंसेप्ट आया है, उसको बोलते हैं HER2 लो ब्रेस्ट कैंसर। HER2 जैसे कि मैंने आपको बोला एक प्रोलिफरेशन मार्कर होता है, और HER2 पॉजिटिव होने से ट्यूमर के बढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। ये जल्दी से बोन्स में या ब्रेन में जाने की क्षमता को हासिल कर लेता है, और ऐसे ट्यूमर्स को हम चाहते हैं कि और एक्टिवली ट्रीट करें। अभी तक HER2 जो 3+ ट्यूमर्स हैं उनको हम इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के द्वारा कंट्रोल करते हैं। HER2 लो वो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें HER2 एक्सप्रेशन तो है बट वो कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, वो इनएडिक्वेट या पार्शियल एक्सप्रेशन है। ऐसे ट्यूमर्स के अगेंस्ट भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट इंडिया में बड़ी जल्द आने वाला है। इस अगले 3 से 4 महीने में हमारे पास एक ड्रग है जिसको बोलते हैं ट्रास्टुजुमैब डिरुक्सिटैन। इस नाम का ड्रग हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, और ये ड्रग बहुत ही इफेक्टिव है HER2 लो ट्यूमर्स के अगेंस्ट। और HER2 पॉजिटिव ट्यूमर्स में भी बहुत अच्छा रोल है, लेकिन डेफिनेटली एक ये मान सकते हैं कि जो HER2 लो ट्यूमर्स जिनके अंदर हमारे पास कोई टारगेटेड थेरेपी नहीं थी, अब ऐसे कैंसर्स के अंदर भी हमारे पास ये ड्रग इफेक्टिवली काम कर पाएगा, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। जितने भी हमें फेज 3 स्टडीज हुए हैं उसके अंदर बहुत ही इंक्रीजिंग रिजल्ट है, और मुझे उम्मीद है कि इस सबसेट ऑफ पेशेंट जो कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ 20 से 25% पेशेंट्स होते हैं, इनके अंदर भी हमारे को इस ड्रग की वजह से बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ ही डॉक्टर आप ये भी बताइए कि ऐसे कौन से लो HER2 स्टेटस वाले स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज हैं जिसे आप ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करेंगे, और ये HER2 स्टेटस से कितने अलग होते हैं, इसके बारे में बताएं। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक हमारे पास HER2 लो स्टेटस के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं थे, और ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम सिर्फ कीमोथेरेपी देते थे। और अब जल्दी ही हमारे पास इसके अगेंस्ट एक इफेक्टिव टारगेटेड थेरेपी आने वाली है जो कि काफी सेफ है, और इस थेरेपी को कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी के साथ ऐड करने से हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट उपलब्ध करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में जो डेटा है वो काफी प्रॉमिसिंग है ऐसे पेशेंट्स के लिए इस ड्रग को इस्तेमाल करने से। आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीज और उनकी फैमिली को टेस्टिंग के बारे में समझाया जाए? किसी भी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टेस्ट क्यों किया जा रहा है। जो HER2 के पेशेंट्स होते हैं या फिर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है,
उन पेशेंट्स के अंदर बहुत बार हम जेनेटिक टेस्टिंग ऑर्डर करते हैं। कोई भी जेनेटिक टेस्टिंग ऑर्डर करने से पहले प्री टेस्ट काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम मेडिकल जेनेसिस्ट या मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, जो कि टेस्ट करने से पहले सारी चीजों से पेशेंट को अवगत कराते हैं कि आपके लिए टेस्ट क्यों जरूरी है, इसके आपकी लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन होंगे, इसका आपका फैमिली के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, आपके फ्यूचर में आपके बच्चों के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है। एक बार इन्फॉर्म कंसेंट होने के बाद ही ऐसे टेस्ट को करना बेटर रहता है। तो प्री टेस्ट काउंसलिंग होती है, उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जब वो टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो उसके बाद फिर से हम पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करते हैं। कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल होता है अगर ऐसी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आए जिससे किसी इंडिविजुअल के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर ऐसा फ्यूचर में कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। तो ये काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी चीजों को समझाते हुए और पेशेंट को रीअश्योर करते हुए होना चाहिए, क्योंकि इन टेस्ट का इमीडिएट इम्प्लीकेशन कभी कभी नहीं होता है, इनका इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म होता है और हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर जब उनके बच्चे बड़े हों तब तक ऐसे जो मार्कर्स अगर वो इफेक्टिव हों तो उनके अगेंस्ट जीन थेरेपी या टारगेट थेरेपी इतने इफेक्टिव हो कि उनको कोई घबराने की बात ना हो। तो ऐसे टेस्ट ऑर्डर करते समय प्री टेस्ट काउंसलिंग, और जब रिजल्ट आ जाए और स्पेशली रिजल्ट अगर उनका अनफेवरेबल है या कोई पॉजिटिव रिजल्ट है तो उस दौरान उन लोगों को एक अच्छे माहौल में शांति से बैठ के सारी चीजें समझाना बहुत जरूरी है ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए। डॉक्टर, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर हर घर की समस्या आज की डेट में बन चुकी है। आप जरूर अपने लाइफ के अंदर किसी इंसान को, अपने नियर एंड डियर वन को जानते होंगे जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो पहली बात तो अच्छी बात ये मान सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द हाईली क्यूरेबल कैंसर्स। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर पर्सनल या फैमिली में डायग्नोज भी हुआ है, तुरंत अच्छे मल्टी डिसिप्लिनरी जो हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल में जाना हमेशा अच्छा रहता है। एक अच्छे ऑन्को सर्जन के द्वारा आप सर्जरी करवाएं ब्रेस्ट की, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है उसके आधार पर कभी हार्मोनल थेरेपी, कभी हार्मोनल प्लस कीमोथेरेपी और टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी का रोल और रेडियोथेरेपी का रोल डिपेंडिंग अपॉन कि कैंसर का कौन सा स्टेज है और उसके आधार पर दिया जाता है। आज की डेट में 90% से भी ऊपर लोग जो ब्रेस्ट कैंसर से क्योर हो पा रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है मेडिकल साइंस के लिए, और ये खुशी की बात है हमारे पेशेंट्स के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में चिंता का विषय नहीं है। इवन एडवांस कैंसर के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर में इमीडिएटली लाइफ को खतरा नहीं होता है और कोई पैनिक की सिचुएशन की बात नहीं है। अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलिए, अगर उनको जरूरत पड़ती है वो आपके अपने डिपार्टमेंट में और लोगों से आपकी राय लेंगे, और उसके बाद जो दवाई जरूरी है आपके लिए स्पेसिफिक दवाई का हम अगर टर्म यूज करें वो उसको बोलते हैं प्रिसिजन मेडिसिन का यूज कर आपके लिए जो बहुत अच्छी दवाई है वही इस्तेमाल करेंगे और इसके द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। किसी की फैमिली में कोई डायग्नोज हुआ है तो कोई पैनिक वाली बात नहीं, कोई इमीडिएट लाइफ को थ्रेट नहीं है, और ज्यादातर लोग जो है वो कोई इमीडिएट थ्रेट की बात नहीं है। ज्यादातर लोग जो है वो उसको आराम से आइडेंटिफाई कर क्योर कर देंगे, और अगर क्योरेबल नहीं है तब भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी बीमारी जो है वो हाईली क्योरेबल है। तो और बाकी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और उसके प्रति सबको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पे फर्म में काम करते हैं या आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं और आप अपनी फैमिली में इस बारे में लोगों को बताएं, एक दूसरे को एजुकेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के अंदर। एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू फाइट ब्रेस्ट कैंसर एंड देयर इज नो नीड टू वरी, एंड in very near future there are many new developments which are coming in breast cancer which even might make surgery also not required for many of the early breast cancers. तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। आई होप कि आपके दर्शकों को यूजफुल इंफॉर्मेशन लगी होगी, और फ्यूचर में भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं बहुत हैप्पी होऊंगा टू आंसर। विद दिस आई लाइक टू थैंक यू एंड द होल टीम। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देश दुनिया में तमाम वो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है, बस जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।